बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे पंजाब में खुले आटे की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने में आया है और यह मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से 86 किलो जो फ़ाइन आटे की बोरी है उसमें 5,700 के बजाय 5,800 रुपये लिए जा रहे हैं और ये इतने पैसों में जब फ़रोख्त हो रही है तो हमें डर है कि नान और रोटी की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया जाएगा। बुनियादी मसला है, इस मसले पर बात करना ज़रूरी है। रोटी, भूख, ये तमाम आवाम से जुड़े हुए मसाइल हैं और आवाम रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं इनके लिए ही सिर्फ हुकूमत से इल्तिजा करती है। अगर ये भी ना पूरी की गई तो हुकूमत अपने दावे जो करके आई है उसमें किस हद तक सच्ची है, आज इस बात पर डिस्कस करेंगे। दूसरा मसला पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से एतराज़ात पे है, उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है और कहा है कि वज़ीर आज़म कहते थे NRO नहीं दूंगा, लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद अब NRO दे रहे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, सीनियर लीडर हैं PTI से, साथ ज्वाइन करेंगे अली गौहर बलोच साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चूँकि हुकूमत में हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये PTI की हुकूमत जब से आई है ये आटे का बहरान आपसे संभाला नहीं जा रहा है, क्या वजह है? देखें कंबर, अगर PTI हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है उसको सिर्फ़ एक ऐसे कंज्यूमर आइटम से आपने गेज करना है कि जो कि हमेशा जिसकी प्राइसिंग जो है उसमें ऊंच नीच होती रहती है। अगर आपने इसकी आटे के साथ साथ अगर आप ये भी ज़िक्र कर देते कि पिछले, क्योंकि आपने PTI हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात की है ना, तो अगर उसके साथ ये भी ज़िक्र कर देते कि पिछले तकरीबन 1 महीने से कोरोना के बावजूद पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान का में डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है, पाकिस्तान में जून के महीने में एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई हैं, पाकिस्तान में जून के महीने में रेमिटेंस जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 6 नंबर ऊपर चला गया है, पाकिस्तान में 1968 के बाद 3 डैम्स जो हैं उनका आगाज़ हो गया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से ज़बरदस्त प्लान्स आ गए हैं जिसकी वजह से एक एक्टिविटी शुरू हो चुकी हुई है कंस्ट्रक्शन की। तो ये जब हम सारी चीज़ें साथ बयान करें, या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $19 बिलियन से $2 बिलियन पे आ गया, फिर हम ये सवाल भी बनता है कि जी आटा क्यों महंगा हो रहा है। देखें, आटे के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद इसका नोटिस दिया है और इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कल भी जो है जहाँ पे होर्डिंग मुख्तलिफ़ शहरों में हुई थी वहाँ छापे मार के वो पकड़े गए हैं। पाकिस्तान का एक पूरा निज़ाम जो है वो होल्डर्स और जो है माफियाज़ और कार्टल्स ने बना रखा है, जिसमें वो जब हम ये इक़दाम करते हैं उसकी कीमत के हवाले से, उसकी सब्सिडी के हवाले से, तो ये हमें एक रिएक्शन जो है इन कार्टल से आता है। लेकिन कोई भी अभी तक अगर आप देखें, जब भी कीमतों का मसला आया है उसके बाद जब हुकूमत ने उसको एक्शन लिया है तो वो 1 हफ़्ते में वो चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है। पेट्रोल का आपको ज़्यादा देर की बात नहीं है कि अगर हम पीछे 15 दिन महीने पीछे चले जाएं तो यही प्रेजेंट किया जा रहा था जी पेट्रोल जो है पता नहीं अब शायद वो उसने कभी दोबारा ठीक होना ही नहीं है, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद पेट्रोल का भी सूरत हाल ठीक हो गई थी। तो इंशाल्लाह आटे की भी ठीक हो जाएगी। हमें हुकूमत की परफॉर्मेंस को किसी एक कंज्यूमर आइटम से रिलेट करके प्रेजेंट करना जो है वो हुकूमत के साथ नाइंसाफ़ी है। सर, आप कहते हैं हुकूमत के साथ नाइंसाफ़ी है, मैंने एक चीज़ पे फोकस किया, एक कंज्यूमर आइटम पे छोड़ देते हैं आटे को। बिजली के बहरान पे आते हैं, कराची में जिस तरह बिजली का मसला चल रहा है, मैं बता देता हूं। पेट्रोल के बहरान पे आते हैं, मुझे आटे के बाद चीनी के बहरान पे आते हैं। ये तमाम आपकी हुकूमत में हुआ है। मैं बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर आऊँगा। बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब जाऊँगा। बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं कि इन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में जो है वाजे देखने को बेहतरी मिली है। इसके साथ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट भी बेहतर हुआ है, साथ का डैम का भी आगाज हो गया। तो देयर आर सम पॉजिटिव रेमिटेंस भी बढ़ रही हैं, देयर आर सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एज वेल। योर स्टांस? मेरे ख्याल से इसके बाद अहमद जवाद साहब की आंख खुल गई होगी और सुबह इन्होंने जब अखबारात पढ़े होंगे तो उसमें इन्हें पता चला होगा कि आटे का बहरान कितना शदीद है। चीनी में 300 अरब रुपया लूट के जहांगीर तरीन मुल्क से फरार हो चुके हैं। उसके बाद ये जो कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हमारी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोजाना 5 अरब का कर्जा लेती थी।
PMLN की हुकूमत रोजाना 8 अरब का कर्जा लेती थी और ये रोजाना 15 अरब का कर्जा ले रहे हैं और हमें नहीं पता कहाँ पे हो रहा है। और जिस डैम का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी 2010 में कर चुकी है, उसका ये तीसरी दफा इफ्तिताह हुआ है जिसका ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इन्हें शायद ये भी पता नहीं चला होगा कि एक तकरीर होती थी पेट्रोल के ऊपर जगह टैक्स की। उस वक्त जिसे ये जगह टैक्स कहते थे, PMLN की हुकूमत वो 24 रुपए लेती थी और इनकी हुकूमत 45 रुपए जगह टैक्स लेती है। उसके बाद भी इनकी मेरे ख्याल से अगर आंख नहीं खुली तो इन्हें बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव के अंदर चला गया है। इन्हें फिर भी अगर इनकी आंख नहीं खुल रही और अभी तक इन्हें होश नहीं आ रहा तो इन्हें बताते हैं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर 270 अरब रुपए का घपला हुआ है और पता चला है। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा तो जो ये रिपोर्ट हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछले 20 साल से लहराया करते थे, उसके तहत पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो नाजी राज है, ये मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से। देखिए मेरे ख्याल से अब किसी तरह भी आपको जवाब हुकूमत को देना है। यही हमारे PTI के दोस्तों का अलमिया है कि इन्हें जो बता दिया जाता है, टॉकिंग पॉइंट्स इनके मोबाइल्स पे आ जाते हैं, लोगों से इनका राब्ता नहीं है और ये वो सुना देते हैं आके। ये नहीं देखते खुद, अगर ये लोग देखें अपने किचन का खर्चा देखें कि पहले एक्सपेंसेस क्या थे और आज कितने हैं, और उसके बाद आमदनियां देखें कि लोगों की कितनी कम हुई हैं, किस तरह आपने किसी तरह भी बेहतर किया है। और ये जो इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर हुई है, वो नहीं बेहतर हुई। इन्होंने 300 अरब रुपए के नए घपले के लिए वो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी रख दी है, जहां पे इनके पहले 300 अरब 600 अरब 700 अरब, ये तो खरबों रुपए में करप्शन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बस करें, इतना झूठ भी ना सेहत के लिए अच्छा होता है और ना आखिरत के लिए अच्छा होता है। सर मैं PMLN की जानिब मूव करूंगा। अली गौहर साहब, सबसे पहले ये एक हमने पॉइंट भी रखा हुआ है कि ईद के बाद क्या आप लोग APC बुलाकर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं बाकायदा तौर पर, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हुकूमत की परफॉर्मेंस को जो हम एवेलुएट कर रहे हैं उस पर आ जाएं कि ये जो तमाम मसाइल हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं जवाद साहब की बात भी सुन रहा था और बैरिस्टर साहब ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली है तमाम मौज़ूआत पर। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरा ख्याल है कि जो जवाद साहब हैं ये अखबारों से, पता नहीं कोई स्पेशल अखबार इनके पास आता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ऐसा सिर्फ PTV देखते हैं। लगता है कि इनके पास अवाम की जो जिस कुर्ब से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को जिस बुरे तरीके के साथ पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, शायद उस चीज़ का एहसास जवाद भाई को नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया की तारीख में पेट्रोल जो है वो 0 प्राइस पे गया और पाकिस्तान में वही पेट्रोल जिसको पूरी दुनिया में जिसकी प्राइस 0 हो गई थी, पाकिस्तान में वो नायाब था। आप ये देख लें कि डॉलर की ये बात कर रहे थे, डॉलर उस वक्त जो था वो तकरीबन 106 पे था, नून लीग के टाइम पे मैक्सिमम या 10 तक गया होगा। आज देख ले 170 के करीब पहुंच चुका है। आटे को देखें, आटे और चीनी में तो इन्होंने अरबों रुपए का डाका मारा है और वो डायरेक्टली अवाम की जेब पर मारा है। और यही वजह है कि आटे का बहरान आज बलोच साहब, ये तमाम मसाइल हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी देखते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी इसी तरह जो शुगर मिल माफियाज हैं या फिर फ्लोर मिल माफियाज हैं वो सरगर्म होते थे। लेकिन फिर हम एक और मूव भी देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे 2 रुपए की रोटी कर दो, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हुक्मनामा जारी हो जाता था, जिसके बाद हम देखते थे कि कुछ इलाकों में मिल रही है, कुछ में नहीं मिल रही। तो इन मसाइल का शिकार तो आप लोग भी रहे हैं। ये कहना सरासर ज्यादती होगी कि ये मसाइल थे ही नहीं और PTI ने आगे क्रिएट कर दिया। नहीं, बात मैं ये नहीं कर रहा कि मसाइल, बात ये है कि मसाइल को हैंडल कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये है कि आप आटे का पूरे 5 साल में रेट चेक करने के नून लीग के टाइम पे क्या रहा है। आज से 2 महीने पहले इन्होंने जिम्मेदार से, ग्रोअर से, किसान से उनके ऊपर FIR चाक करके, जुल्म करके उधर से 13.5 और 1400 रुपए मन गंदम खरीदी है। अभी 2 महीने पहले इन्होंने गंदम खरीदी है और इनके अभी वो स्टोर में पड़ी हुई जो फूड डिपार्टमेंट के। और आटे का बहरान कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मिलों वाले जो मिल माफिया है वो इनके अपने दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। इस वक्त सारा आटा जो है
वो जो फ्लोर मिल वाले हैं वो इनके जेरे मतलब निगरानी जो है वो अफगानिस्तान और उधर स्मगल हो रहा है, जिस वजह से आटे का बहरान। जब आपने अवाम से, जब आपने छोटे से छोटे किसान को उसके घर खाने के लिए भी गंदम नहीं रखने दी और उन पर FIR चौक करके ली है, तो आप बताएं कि अब आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ है। तो इसी तरह से देख लें, चीनी में अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा गए, इसके बावजूद आपने एक्शन लिया, लेकिन चीनी जो है वो 52 से नून लीग के टाइम में 52 पे थी और जब टाइम पीपल्स पार्टी का था उससे भी कम हो गई, और आज देख लें कि वो 52 से अचानक 100 के करीब क्यों चली गई, 90 हो गई है। ठीक हो गया। जवाब साहब, ये चीनी के बहरान की बात करते हैं, जहांगीर तरीन पर अपोजिशन बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म कर रही है। वो कह रही है कि अगर आपने इंक्वायरी कमीशन इस तरह बनाई, आपने इतनी हाई क्रिएट की, आपने कहा कि हम जो भी जिम्मेदार हैं उनका तयन करके उनको कटहरे में ला के खड़ा करेंगे, फिर जहांगीर तरीन मुल्क से निकल गए और वो कह रहे हैं कि मैं अपने रेगुलर चेकअप की लिए गया हूँ, नवाज शरीफ भी यही कह के गया था। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन PMLN मैं एंड बता PTI? देता हूँ। मैं आपको देखें, फ़र्क ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक कन्विक्टेड कोर्ट से हुआ है, एक मुजरिम है जिसको सज़ा याफ्ता है, और अब वो सज़ा याफ्ता से मफरूर बन चुका हुआ है। अब जहांगीर तरीन पे आ जाते हैं। जहांगीर तरीन जो है एक कमीशन की रिपोर्ट है कि जिसमें सब्सिडी जिन लोगों ने ली उसके जो ज़िम्मेदार थे उनकी लिस्ट है, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के भी शामिल हैं, उसमें जहांगीर। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से आके मैं ये पूछूंगा, क्या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? वो पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कौमी मालियाती कमीशन पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर बात करेंगे, लेकिन इस पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जहांगीर तरीन क्या वापस पाकिस्तान आएंगे और उनके ख़िलाफ़ क्या इमरान खान कार्रवाई करेंगे, यानी जी अहमद जवाद साहब। जी, मैं यही ब्रेक से पहले डिफरेंस एक बता रहा था मियाँ नवाज शरीफ का, कि वो तो एक सज़ा याफ्ता और अब मफरूर हैं। जहांगीर तरीन का नाम जो है उसके साथ बहुत सारे और भी शुगर के हवाले से जिन पर ज़िम्मेदारी डाली गई है, लेकिन कमीशन जो है वो कोई सज़ा नहीं दे सकता। कमीशन के बाद जो सज़ा देने का काम है वो या तो नैब कर सकती है या फिर वो अदालतें कर सकती हैं। और आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देखा ही होगा कि उसमें पहले उनको स्टे दे दिया गया, वो उसमें तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा का अरसा शायद उसी में लग गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह आप करें। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब को हमें कभी भी जो है वो मियां नवाज he left the country in such crucial time when he knows that inquiry is open against him? देखें, वो कोई पहली दफ़ा मुल्क से बाहर नहीं गए, और जब उनके ऊपर कोई किसी अदालत की तरफ से चार्ज नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई केस नहीं चल रहा, जब नवाज शरीफ चल रहा है उनके ऊपर, नहीं जब नवाज शरीफ, सर इंक्वायरी तो हो रही है ना, आप हुकूमत में आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं अपोजिशन से। नहीं, लेकिन देखें, एक तो ना वो हुकूमती ओहदा है उनके पास, ना पार्टी का कोई उनके पास ओहदा है, सर उनकी सिर्फ एफिलिएशन। अपोजिशन कहते हैं कि आपकी सारी हुकूमत जहांगीर तरीन पीछे बैठ के चला रहे हैं। अपोजिशन तो बड़ी चीज़ है, इजलासों में आपके शामिल होते हैं। अभी आपने खुद ही सुना कि वो अपोजिशन हमारे भाई हैं, इन्होंने अब जो बात कह रहे थे, ये कह रहे थे कि कोई स्पेशल अखबार होता होगा। मैंने जो आज सारी चीज़ें कही हैं, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, आप पाकिस्तान का कोई अखबार निकाल लें, कोई टॉक शो निकाल लें, कोई ब्रेकिंग आपके जो न्यूज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें अगर ना आई हों तो आप मुझे बताएं। फिर ये कहते हैं जी कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह आपके सामने, मैंने तो ये वो चीज़ें बताई हैं जो कि हर आदमी को पता है। मैंने सिर्फ इस चीज़ पे एतराज़ किया कि हाँ, कुछ गवर्नमेंट जो है उसकी जब परफॉर्मेंस को आपने देखना होता है तो उसको एक पूरे ओवरऑल सिनेरियो में देखना होता है। उसमें ये नहीं होता कि किसी एक चीज़ जिसमें कि गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट रीजंस वो उस तरह से ना रिजल्ट दे सकी हो, आपने उसको ओवरऑल उसमें देखना है। इसीलिए मैंने आपको बताया फॉरेन रिजर्व्स का ऐड कर लें। देखें, फॉरेन रिजर्व जो हैं, बड़े ये जिक्र कर रहे थे जी कि जब हमारे हुकूमत है $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मिले थे पीटीआई की हुकूमत को, और आज कितने हैं? $19 बिलियन है। अब ये $19 बिलियन जो है ना तो ये मेरे मोबाइल की पैदावार है,
ना ये किसी स्पेशल अखबार की है, ना ये पीटीवी की है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। और आप भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें देखने के लिए। मुझे शौक है पढ़ने का, मैं पढ़ लेता हूँ, और इसी वजह से जब मैं किसी प्रोग्राम में आता हूं तो मैं तो वो चीज कोट यू आर करता हूं। डायरेक्टली पॉइंटिंग आउट बैरिस्टर साहब। मेरी जरूरत है, मैं बैरिस्टर साहब को जो है, बैरिस्टर साहब में हो सकता है मेरे से ज्यादा किताबें पढ़ते हो, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं वो सारी जो कह रहे हैं भाई मैं अखबार नहीं पढ़, आप जो कह रहे हैं जैसे अखबार की तरफ निशानदही की गई थी, वो अखबार सिर्फ नहीं पढ़ते। वो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, वो जवाद साहब कह रहे हैं कि मैं और चीजें भी जो है ना पढ़ रहा हूँ, किताबें भी पढ़ रहा हूँ, और सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही है, और उसकी बुनियाद पर हम और जो कोट करता हूँ उसके ऊपर स्टैंड करता हूँ। कोई चीज हवा में मैंने नहीं फेंकी। सर ये आप अपनी बात कर रहे हैं या पीटीआई की हैसियत में बात कर रहे हैं? ये मैं पीटीआई की हैसियत में बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये इमरान खान के साहब के हवाले से तो यू टर्न की पॉलिसी तो वो अब तो मेरा किस चीज पे यू टर्न, तो एक देखे ना, वो तो एक किस चीज पे नहीं मुझे ये पता है। देखें आप एक डिसीशंस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको किसी स्टेज के ऊपर आपको अगर उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ती है, आपने ये तो नहीं है कि मैंने फैसला कर लिया तो सामने द्वार में जाके मैंने टक्कर ही जरूर मारनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि मैं जिस बात पे स्टैंड करता हूं फिर मैं उस पर कायम भी रहता हूं जो बात करता हूं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा ये आप पीटीआई की हैसियत में कह रहे हैं या अपनी जाती हैसियत में कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं पीटीआई की हैसियत में कह रहा हूं। तो आप क्या समझते हैं, पीटीआई जिस हैसियत में जो बात करती है उस पर कायम रहती है? देखिए मैं बड़े अच्छे तरीके से इन्हें कहना चाहूंगा, वो मुनीर नियाजी कहते थे कि इरादा बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये जो फैसला साजी की कुव्वत है, ये लीडरशिप की पहचान होती है। और जो आ रही हो इन चीजों से ना फैसला साजी कर सके और हर फैसला उन्हें अपना वापस लेना पड़े, उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहते जनाब, या तो मुनाफिकत कहते हैं या झूठ कहते हैं। अब कौन सा लफ्ज आपने अपने लिए मुंतखब करना है या आपकी स्वाबदीद है। हमारा सवाल सिर्फ आपसे है कि आप लोगों से वादे करके आए हैं, लोगों को सब्ज बाग दिखा के आए हैं। वो आप जो कंटेनर के ऊपर से तकरीरें करते थे ना कि सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सिलेक्टेड कुछ नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तो अब वो 2 साल हो गए भाई, आपने 100 दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करने थे, नहीं हुए। अब मैं इनसे देखे ना, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी। आपने जहांगीर तरीन का सवाल किया और इन्होंने बड़ी एक सारी लंबी चौड़ी सुना दी, मियाँ साहब देख मुजरिम है, फलां है। देखिए होता ये रहा है कि जब कोई पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का कोई बंदा होता था तो उसे पहले अरेस्ट किया जाता था, बाद में इंक्वायरी होती थी और फिर उसे बाइज्जत बरी हो जाता है। राजा परवेज अशरफ की रिसेंट एग्जांपल है। लेकिन इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी में खुद जो प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाया उसमें ये बार बार दूसरों को कहते हैं हमारा तो कोई शेयर ही नहीं है उसमें, शुगर में हम तो 1.5 है, अगर ये ओमनी शोमनी भी हमारे खाते में डालते हैं। मियाँ साहब का कोई 3.5% है, इनका तरीन साहब का 20% के करीब है, खुसरो बख्तियार का 16-17% के करीब है, तो 40% के करीब तो इनके हुक्मरान बैठे हैं जो घपले करके बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्होंने उन्हें बाहर जाने दिया। हमें आप पहले पकड़ के ईसीएल में नाम डाल देते हैं और उसके बाद हमें रुकेते हैं। खुर्शीद शाह को 1 साल से आपने जेल में डाला हुआ है, ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। और मैं लीगली आपको बताऊं कि फर्दर इंक्वायरी का जो केस होता है उसमें आप इस तरह बंद नहीं कर सकते किसी को जिस तरह किया गया है। इसी तरह आपने जरदारी साहब को बंद किया, मोहतरमा फरियाल तालपुर को बंद किया, शाहिद खाकान अब्बासी को बंद किया, और अभी ये जो शोरा आफाक फैसला आ गया ख्वाजा साद रफीक के केस में, जिसमें उन्होंने बताया कि एहतसाब का जनाजा इस मुल्क में निकला है, नैब ने निकाला है कि एक तरफ अपोजिशन के लोगों को अंदर डाला जाता है और दूसरी तरफ आंखें बंद कर ली जाती हैं। मालम जब्बा पे, बीआरटी पे 180 अरब रुपया मुराद सईद की वजारत में खा लिया गया, चुप। हेलीकॉप्टर केस इमरान खान का, चुप। अलीमा खान की सिलाई मशीनें अरबों रुपया बनाती हैं, सारे चुप। आपके सारे मिनिस्टर आप बैरिस्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीर की कौमी असम्बली में नैब के हवाले से, तो उन्होंने ये भी कहा कि नैब की जो कारकर्दगी है उस पर तो फैसले भी बहुत सारे आ गए हैं और नैब जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से उसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। तो एक नया इदारा बनना चाहिए जो कि ओपोजिशन और हुकूमत का एहतसाब करे। यही एग्जैक्टली वो बात थी जब नैब, आपको पता है नैब के चेयरमैन लगाए जा रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर एग्री थी कि दोनों की मुशावरत से वो नैब चेयरमैन आए थे
और अब जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो आप कहते हैं यकतरफा एहतसाब है, आप कहते हैं कि नया अब इदारा बनाया जाना चाहिए। अगर नए इदारे की तरफ हम चले जाते हैं, वो क्या उसका नैब नाम तब्दील करके कोई और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा नाम रख देंगे, लेकिन वर्किंग तो उसकी वही रहेगी। आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, आप लोगों ने मुझे अगर मौका देना, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया। हाँ, बात ये है कि एहतसाब से कोई नहीं, और हम कहते हैं कि खुदा के लिए मुल्क में मोतबर एहतसाब का इदारा बनाएं, क्योंकि आप हमें पकड़ते हैं, हमारी जवानियां नैब के अंदर गुजर जाती हैं। राजा परवेज अशरफ को आप इतना ज्यादा करते हैं, नाम रख देते हैं साबिक वजीर आजम का, राजा रेंटल, और उसी तरह पुकारते हैं। ये तकरीरों के अंदर इमरान खान भी पुकारा करते थे, हमारे PMLN के दोस्त भी। अब वो एहतसाब अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। अब तो किसी को शर्म नहीं आई कि हमें माफी मांगनी है, हमें ये वापस लेना है। अब तो कोई नहीं बोल रहा। बात ये एहतसाब का इदारा बनाएं, लेकिन भाई एहतसाब का इदारा सबके लिए बनाएं। जो इदारा सबसे ज्यादा जिसके लिए बजट में हिस्सा है, उसका भी एहतसाब इसी कानून से हो, जजों का भी एहतसाब इसी कानून से हो। ये नहीं कि सियासतदान का एहतसाब नैब भी करेगा, FIA भी करेगा, एंटी करप्शन भी करेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी करेगी, इलेक्शन में अवाम भी करेगी, आप भी रोज बैठ के टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर भी करेंगे। यार इस तरह तो ना करें। हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का इदारा बनाएं, सबके लिए बनाएं, एक कानून हो, और ऐसा ना हो। अब मेरी नहीं है, मेरा एतराज नहीं है। बैरिस्टर साहब, हम इसी इदारे को सही करने की जानिब क्यों नहीं जाते? आखिरी फिक्रा कहने दें। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस का फैसला है कि ये जो सिलेक्टेड पिग्मीज हैं, ये जो सिलेक्टेड बोने हैं, इन्हें नर्चर किया जाता है एहतसाब के निजाम के जरिए, कदावर लोगों को सजा दे के। तो अब ये सिलेक्टेड का हम पे तो पाबंदी लगा दी पार्लियामेंट पे, अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे पाबंदी लगाएंगे सिलेक्टेड पिग्मीज? हमें ये बताएं। ये जो सिलेक्टेड बोने हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। ठीक, अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजवीज़ दी कि एक नया इदारा होना चाहिए, नैब को छोड़ दें और वो नया इदारा इंसाफ के साथ जो है तमाम की अकाउंटेबिलिटी करे, आप भी ये समझते हैं कि नैब की जगह कोई नया इदारा होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि नैब में जो कानून है उसमें तरमीम की जाए और जो लूप होल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाए, उनको दुरुस्त किया जाए? देखें, गुजारी ये है कि जो ये इस वक्त अभी मैं जवाद साहब की बात सुन रहा था, बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात ये है कि नैब की ख्वाजा साद रफीक के फैसले के बाद कोई कसर बाकी रह जाती जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स नहीं है, और जो कुछ नैब के बारे में कहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए मुशर्रफ के डिक्टेटर के टाइम में ये इदारा बनाया गया, और ये अपनी सिलेक्टेड टीम के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करते। ये जवाद भाई इधर बता रहे थे, जवाद भाई को BRT पेशावर के अरबों रुपए के घपले नजर नहीं आ रहे। जवाद भाई को इनका फॉरेन फंडिंग केस में ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए वो इनको नजर नहीं आ रहा। जिस जज ने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई उसकी वीडियोस जवाद साहब ने नहीं देखी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जवाद साहब सिर्फ वो किताबें पढ़ रहे हैं जो इनको पढ़ाई जाती हैं और बताई जाती हैं, क्योंकि टोटल सिलेक्टेड टीम है। जवाद साहब फील्ड से इलेक्शन लड़के देखे ना, फिर इनको पता चलेगा कि फील्ड में अवाम क्या चाहती है और पब्लिक की क्या डिमांड है। ठीक हो तो गया नाज़रीन, हमने ये इस किस्म की अगर विक्टिमाइजेशन के जरिए इस नैब, हाँ बिल्कुल नैब चेंज होना चाहिए, नैब का इदारा चेंज होना चाहिए, इदारा ही चेंज होना चाहिए। आप कह रहे हैं लॉ में तरमीम ना करें, इदारा ही चेंज करें। नहीं, इदारा इसलिए चेंज होना चाहिए कि ये तो एक विक्टिमाइजेशन का इदारा है, इसको खत्म करके दोबारा लेजिस्लेशन की जाए। जो जमहूरी पार्टी है उनको ठीक हो गया, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई जाए और इंशाल्लाह APC में ये चीजें सारी एड्रेस करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम डिस्कस करेंगे। APC के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि ईद के बाद APC होगी और फिर एक जॉइंट ओपोजिशन जो है सड़कों पे भी निकलेगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेगी। कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा कोई अमल हो भी पाएगा? क्योंकि माजी में भी APCs के इजलास होते रहे और इसी तरह हिकमत अमली बनाई जाती रही, लेकिन कोई खातिर खा चीज़ हमारे सामने नहीं नज़र आई। आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्या ईद के बाद मुस्लिम लीग नून ऐसा एहतजाज करने लगी है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और लोग हुकूमत के ख़िलाफ़
एहतजाज की सदा बुलंद करेंगे, साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाएगी, तो जो धरने और वो एहतजाजी रैलियों की सियासत है वो फिर हमें एक दफ़ा दोबारा देखने को मिलेगी। अहमद जवाद साहब की जानिब चलते हैं। जवाद साहब, कुछ बातें बहुत वैलिड भी हैं इसमें BRT का मामला, मालम जब्बा का मामला, बिलियन ट्रीज़ का मामला, ये तमाम जो हैं, ये एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बातें उठाई हैं और इसके साथ साथ अपोजिशन बड़े ज़ोर और शोर से कह रही है कि नैब जो है वो हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ उस तरह से कार्रवाई नहीं करती, दैट्स वाई वो एक नया इदारा बनाने को कह रहे हैं। बट इन माई सजेशन, मेरी सजेशन जो है कि आप उस इदारे को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। नया इदारा बनाना, नए इदारे का क्या एक तुक है जब एक इदारा मौजूद है, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है? देखें कंबर, अगर आप देखें कि नैब का इदारा जो कि अभी गौहर भाई की अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक मुशर्रफ ने बनाया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, चलें ये बात लेट से मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, तो इन्होंने क्या किया नैब के साथ? अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये अदारा बना था तो ये दो पार्टी मिल के इस अदारे को ख़त्म नहीं कर सकें, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकें, इसमें रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सकें। 10 साल तक इनको जो है वो नैब इसलिए सूट करता रहा क्योंकि ये दोनों आपस में बैठ के उसका चेयरमैन सेलेक्ट कर लेते थे और वो उनको सूट करता था। मैटर ऑफ कन्वीनियंस की बात है। आज जब इनका अपना सिलेक्ट किया हुआ चेयरमैन जो है इन दो पार्टियों का, लेकिन चूंकि ये हुकूमत में नहीं है, अब ये उस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, तो अब इनको चूंकि प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह का सिनेरियो इन्होंने पहले कभी विजुलाइज ही नहीं किया था। अब इस सिनेरियो में इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनके लीडरशिप के इश्यूज़ हैं और आपके सामने है। अब आप APC की जिस तरह बात कर रहे हैं, धरना पिछले हुआ, उसके बाद PTA पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी गायब हो गई फजलुर रहमान को छोड़ के, नून लीग की लीडरशिप भी चली गई। वो बेचारा फजलुर रहमान रोता फिरता है आज तक, वो कहता है जी इन्होंने मुझे बुलाया और ये सारे मुझे छोड़ के चले गए। अब मुझे आप खुद बताएं, जब छोड़ के गए तो इसका क्या मतलब है? वो फिर लीडरशिप ने, किसी ने ज़मानत करा के वो चला गया, किसी ने कुछ और कोई उसमें से फ़ायदा ले लिया। तो देखें इनकी एहतजाज वगैरह ये क्या करेंगे? इनकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप होती है ना, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार होती है। ये जितने मर्जी नारे मारें APC, तो धरने ये नहीं कर सकते। धरने और एहतजाज जो है वो सिर्फ उस पार्टी की लीडरशिप, जिसकी लीडरशिप जो है वो अपने 40 साल के अकाउंट सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन लेके बाहर निकले, वो एहतजाज कर सकता है। इनके एहतजाज में क्या है? अगले दिन इनके सामने अगर कुछ NRO रख दिया जाए या इनको जमानत दे दी जाए तो ये इनकी लीडरशिप कहेगी बस कर दो सारा। और ये आप देख चुके हैं। तो 2 साल के अंदर इन्होंने तो बजट के ऊपर, मैं वन लास्ट बात कि बजट के ऊपर इन्होंने कहा जी कि तो डेडलॉक हो गया, तो बजट ये हो गया, फलाना हो गया। वो पिछली दफ़ा जो है वो 29 वोटों के डिफरेंस से ये बजट अप्रूव हुआ था, 41 वोटों के डिफरेंस से हुआ। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, वो बुरी तरह से इनकी नाकाम रही। तो देखें ये तो इनको अब समझ आ गई साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ओपोजिशन जॉइंटली कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट स्टेज नहीं कर सकी है जिसकी वजह से हुकूमत को मुश्किल पड़े। अगर अब हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन जॉइंटली कोई पॉलिसी देती है तो क्या पीपल्स पार्टी उस पर कायम रहेगी या फिर मौलाना फजलुर रहमान वाले धरने का हाल होगा? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की सबसे छोटी पार्टी थी और उन्होंने जितना धरना किया इनके धरने से बड़ा बेहतर धरना था। बस उसमें एक फर्क था कि उसे किसी सेलेक्टर की या एम्पायर का इशारा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। नहीं तो इनका तो धरना खाली होता था, 15-20 लोगों को खाली कुर्सियों से खान साहब खिताब करते थे। तो वो क्यों चलता रहा वो आपको भी पता है। वो एक फिल्म के शो की तरह 6 से 9 का धरना होता था, शो देखते थे, सब घर चले जाते थे। लेकिन वो फिल्म लगाने वाले प्रोड्यूसर बड़े तगड़े थे, जिसकी वजह से वो धरना चलता रहा। अब बात कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल अपोजिशन के अंदर मैं नहीं कहता कि बड़ी मजबूती रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वजूहात की बिना से वो उस तरह नहीं आ सके। पहले मियां साहब बीमार थे, वो बाहर रहे इंग्लैंड में, अब वो जब से आए हैं खुद बीमार हैं। तो मेरे ख्याल से 10-12 महीने, साल एक वो नहीं आए और वैसे भी कम आते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब अपोजिशन लीडर का एक इस्तेकाक होता है, अब वो इस्तेमाल हम नहीं कर पा रही जॉइंट अपोजिशन। बिलावल साहब खड़े होते हैं, बात करते हैं, सबसे तगड़ी तकरीरें उनकी हैं, सिलेक्टेड से लेके कल तक की तकरीर तक, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बड़े इश्यूज उठाए, लेकिन उन्हें बहुत से प्रिविलेजेस हासिल नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब हमें दोस्तों से हमारी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो APC होगी उसमें बेहतरी होगी। और मैं अली गोहर साहब से दरखास्त करता हूं, ये हल्के के आदमी हैं,
और ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, जानते हैं कि लोग इस वक्त इस हुकूमत की नहुसत और अजाब से तंग आ चुके हैं। अब इन्हें PMLN को भी वैसी ही अपोजिशन करनी है जैसी 2008 से 13 के दरमियान इन्होंने हमारे इत्तेहादी होते हुए हमारे खिलाफ की थी। मीनारे पाकिस्तान पे पंखे जलते थे, लॉन्ग मार्च करते थे। सर मुस्लिम लीग नून कई दफा कह चुकी है अगर जरदारी साहब, बिलावल साहब हमारे साथ खड़े हों तो हम रोड्स पे आते हैं और देखते हैं फिर PTI की हुकूमत किस तरह रहती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इकट्ठे होकर निकलें, हम तो यही कह रहे हैं। सर आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, एतजाज अहसन साहब कुछ और कह रहे हैं। खैर मैं चलता हूं मुस्लिम लीग नून के इजलास में मैं भी मौजूद था, मुझे एक फिक्रा कह लेने दे। एतजाज अहसन साहब का एक अपना है, हमारे सीनियर मेंबर हैं, वो अपने तजर्बे से बात करते हैं, लेकिन वहां पे और भी बहुत से मेंबर्स मौजूद थे। मेजॉरिटी का ये था कि हमें ऑपोजिशन के अंदर रहते हुए तमाम जमातों को साथ में लाना है और चेयरमैन को पूरे इख्तियारात हैं कि वो जिस पार्टी के साथ जैसा मर्जी ताल्लुक करें। और इस पे चौधरी एतजाज हसन साहब ने भी एग्री किया था, मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। तो इसलिए ये कोई नहीं, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सी अब बातें हो सकती हैं। अलीगौर साहब आपकी जानिब आऊंगा। अलीगौर साहब आप क्या समझते हैं ये जो अब जावेद लतीफ साहब ने बात की और जावेद लतीफ साहब कहते हैं हम ईद के बाद आपको सड़कों पे नजर आएंगे। सर हमने वो वक्त भी देखा जब नवाज शरीफ की पेशियां होती थी तो 15 से 20 कारकुनान आपके सिर्फ होते थे। क्या आपके पास अभी इतनी स्ट्रीट पावर्स है कि आप आएंगे और PTI हुकूमत को टफ टाइम देंगे? आई डोंट थिंक सो, या अभी अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा है। देखें, बात यह है कि हमारी वोट की पावर का और स्टेट पावर का अगर किसी को अंदाजा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर ये उसकी अपनी कोई नॉलेज की कमी है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुकम्मल मुत्तहिद है और ये एक वफाकी जमात है और पंजाब में तो बिलखसूस सबसे आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए, जेल साजी के जरिए सीटें ना हराई जाती तो ये पंजाब तो पहले ही स्वीप हो चुका था और आइंदा इलेक्शन में तो PTI को इंशाल्लाह कोई सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस तरफ ये मुल्क को लेके चले गए हैं। आज ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इस वक्त जो न्याजी साहब हैं वो मसरूफ हैं कुलभूषण यादव को NRO देने के लिए, ये NRO की बातें करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब APC इंशाल्लाह कॉल होगी, ये वही मियां नवाज शरीफ हैं जब वो लाहौर से निकले तो जुडिशली को बहाल करवाया और इन्होंने तो जुडिशली को ब्लैकमेल करके मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए। आज ये उस नैब की बात करते हैं, इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो कुछ सेनेट में इन्होंने हाथ ट्रेडिंग की, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से इन्होंने अवामी वोटों का मजाक उड़ाया और पूरी कौम ने देखा जो तारीख इन्होंने पिछले जनरल इलेक्शन में दोहराई थी वही इन्होंने अदम एतमाद में दोहराई। तो ये सिलेक्टेड है, ये नहीं बोलते, इनके अंदर कुछ बोलता है और पूरी कौम जानती है कि इनके अंदर क्या बोलता है। बहरहाल APC होगी, ऑपोजिशन मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिशन जब मैदान में आएगी, उतरेगी तो किसी खास एजेंडे पर आएगी, मुत्तहिद होकर आएगी और ये इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे कि मौलाना साहब अलग हैं, फलां में दरारें पड़ चुकी हैं। तो मकसद ये है कि पहले आपने एतजाज साहब की बात की, एतजाज साहब की अपनी को जातियात के लेवल पे मियां नवाज शरीफ साहब को वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन एज अ पार्टी पीपल पार्टी के साथ हमारा बेहतरीन खैर देख लेंगे जो जब भी वक्त आएगा कि किस तरह से ओपोजिशन निकलती है। अहमद जवाद साहब मुझे ये बताएं कि मालियाती कमीशन के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाए और वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है, तो उनको आप कोई एड्रेस करने जा रहे हैं जी? देखिए, या ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड? नहीं, देखें NFC जो है वो हमेशा सूबों की कंसल्टेशन से होता है और इसमें हफीज़ शेख साहब जो है उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स हैं। तो ये तो एक म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक प्रोसेस होगा, ये कोई ऐसी डिक्टेशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है जी। बैरिस्टर साहब, आप लोगों के एतराज़ात हैं, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म साहब को जो ख़त लिखा है उससे कोई पॉजिटिव आउटकम अभी तक आपको नज़र आई है उसमें? नहीं, हमें नजर नहीं आता। आईनी जो मामलात हैं, आप देखें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आईनी इदारा है, उसका इजलास जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तकाजा करता है उसके तहत ये नहीं बुला रहे हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के बात नहीं करते। देखें, ये कोई महमूद गजनवी तो नहीं है कि मुल्क फतह करके आए हैं। पता नहीं ने क्यों जोम है कि ये डिक्टेटर हैं। आइन के तहत वफाक है, वफाक के अंदर सूबाई इकाइयाँ हैं, सबकी मर्जी है। इन्हें तो उतना मैंडेट नहीं मिला, इनकी KPK की गवर्नमेंट को है। पंजाब में मैंडेट PMLN को मिला था और सिंध में हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मेजॉरिटी हासिल है पीपल्स पार्टी को।
तो आप किसी भी सूबे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आप सूबों के हकूक ना दें, देखें हर सूबे के अंदर कोई कुगू कोड़े मौजूद नहीं है बुजदार जैसे कि बोलेंगे ही नहीं। 400 अरब रुपया पंजाब का काटते हैं, वो नहीं बोलेंगे। उन्हें तो कप्तान चला रहा है या कप्तान की कप्तानी की वजह से वो वजीर आला है, लेकिन मुराद अली शाह सिंध के अवाम का नुमाइंदा है, वो बात करता है। हम पंजाब की आवाज उठाते हैं कि खुदा के लिए NFC के लिए ये वफाक को नुकसान ना पहुंचाए। पाकिस्तान एक वफाक है, अगर इसे नुकसान पहुंचा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कितनी देर पीपल्स पार्टी आके माफियां मांगेगी सूबों से और उन्हें साथ लेके चलेगी। हम जाने भी देंगे और सूबों को साथ लेके चलेंगे। आप लोग इस तरह का काम ना करें। ये जनरल याहिया के जो आजकल जानशीन है, ये बस करें, बहुत हो गया मुल्क के साथ। अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से कोई रिजर्वेशंस है कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से? जी बिल्कुल रिजर्वेशन है। इन्होंने कोई भी मामला जो है आज तक पार्लिमानी कमीशन में कभी भी, मतलब है कि पार्लिमान में लेकर आना चाहिए और पार्लिमान में इस पर पार्लिमानी पार्टी बननी चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये पहले बैकडोर फैसले कर लेते हैं, उसके बाद आके जिस तरह कुलभूषण यादव के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस जो है वो आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2 महीने पहले जारी किया और आज अवाम को बताया कि हम उसको NRO देने लगे हैं। तो कोई भी जो पसे दीवार फैसले होंगे उसको मुस्लिम लीग नून कबूल नहीं करेगी किसी की। ठीक हो गया नाज़रीन, हमने आज बात की आटे पे, हमने आज बात की पेट्रोल पे, हमने आज बात की चीनी पे, इसके साथ साथ NAB और कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से भी बात की, APC के हवाले से बात की। ये वो मेजर इश्यूज़ थे जिन पर बात करना ज़रूरी थी। और अब हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन ये कहती नज़र आ रही है कि ईद के बाद जो होगा वो एहतजाज जॉइंटली होगा, APC बुलाई जाएगी। देखते हैं वो कितना टफ़ टाइम देने में कामयाब होते हैं PTI को। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।